वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आया हूं, जो आपका बिहार दरोगा का पीटी एग्ज़ाम जो होने वाला है फ्रेंड्स, उसके साथ ही साथ जो मुख्य एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखें। तो मैं कंटिन्यू एक प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल है कि पशुओं का पशु महामारी रोग होता है, किसके कारण से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। पशुओं का जो पशु महामारी रोग होता है वो वायरस अर्थात विषाणुओं के कारण होता है। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स कि स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है। महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करते चलेगा आप लोग फ्रेंड्स कि स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है। तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रंध्री द्वार। ठीक है, किसका होना अनिवार्य है, तो रंध्री द्वार का होना अनिवार्य है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स एंजाइम होते हैं। तो देखिए जो एंजाइम होते हैं फ्रेंड्स मुख्य रूप से वो प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 को देखें कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है। तो विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है फ्रेंड्स, राइबोफ्लोविन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 को देखें। मूत्र का असामान्य घटक है। ये देखिए प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करते चलिएगा। तो देखिए मूत्र का असामान्य घटक है जो एल्ब्यूमिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उभयचर में, यानी कि एम्फीबिया। ठीक है, उभयचर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एम्फीबिया। उभयचर ऐसे प्राणी फ्रेंड्स जो आपका जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। जैसे आपका मेढक है जो एक उभयचर प्राणी है। ठीक है, तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता। तो उभयचर यानी एम्फीबिया में नहीं होता। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है हृदय का काम है। तो हृदय का क्या काम है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर गेस करें क्या होगा, ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, बी में ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, सी में अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना, डी में रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो हृदय हार्ट है उसका जो मुख्य काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। सवाल नंबर 8 को देखें। गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है। तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। तो सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है, तो ट्रीटिस्टी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है, तो ट्रीटिसी के द्वारा होता है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है फ्रेंड्स कि पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। तो पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रासरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रासरण। चलिए सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन कौन से होते हैं। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन कौन से होते हैं। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। तत्व 106 की खोज किसने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो तत्व 106 का खोज किसने किया था। तो सवाल नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सी बॉर्ग ने किया था। तत्व 106 का खोज किसने किया था, तो सी बॉर्ग ने किया था। सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 आपका है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से सब जानते होंगे कौन सा है जो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, गेस करें। तो देखिए ब्रोमीन एक ऐसा धातु है फ्रेंड्स जो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, ठीक है, अधातु पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। सवाल नंबर 13 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13, ऊष्मीय मान को खाली स्थान मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए सवाल नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किलो जूल प्रति केजी ऊष्मीय मान को मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 14 को देखिए। रेयॉन बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? देखिए रेयॉन को पहले कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता था, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा रेयॉन को क्या कहा जाता था? कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता था। तो इसका जो बनाया जाता है किससे फ्रेंड्स? तो सेलुलोज से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को देखें। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 15 का सवाल नंबर 15 है कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, रेडियो फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें कि पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पारा थर्मामीटर होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो सवाल नंबर 16 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। ठीक है, तो पारा थर्मामीटर जो कार्य करता है किस सिद्धांत पे? तो गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, यानी सवाल नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 17 को देखें कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है, गेस करें। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय बल। याद रखिए, बहुत ही वीवीआई सवाल है ये कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल है जो सबसे सशक्त बल है। सवाल नंबर 18 को देखें कि मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणें या गामा किरणें, ठीक है फ्रेंड्स, आदि के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? यानी मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किससे मापा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेम से मापा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए फिर से एक बार सुने कि मानव शरीर में विकिरण के कारण हुई क्षति को किसमें मापा जाता है? तो रेम में मापा जाता है। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 19 देखिए कि ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं क्या कहलाते हैं? तो सवाल नंबर 19 का फ्रेंड्स क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? स्नेहक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्नेहक कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 आपका है फ्रेंड्स कि वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होते हैं? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका कैथोड पे एकत्रित होता है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ? कैथोड पर। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 21 को देखें। सवाल नंबर 21 आपका है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध खाली स्थान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में दिया ब्रिटिश संविधान, बी में भारत सरकार अधिनियम, सी में आयरिश संविधान और डी में जापानी संविधान। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माण में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है भारत सरकार अधिनियम से पड़ा है। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध है वो भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक प्रश्न याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा है, किस अधिनियम का पड़ा है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पे पड़ा है। तो सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 22 को देखिए, शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखें। कह रहा है कि शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? तो सवाल नंबर 22 का है जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि विकेंद्रीयकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। यही कारण है कि विकेंद्रीकरण को गांधी जी ने समर्थन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखें कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? सिंपल सा सवाल है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। गेस कर लिए होंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। इसी तरह से आप लोग गेस करिएगा पहले फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप लोग गेस करें फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, किसके सिफारिश पे बनाई गई थी? तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 25 देखें कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? गेस करें, कृषि अर्थव्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, सशक्त सैन्य बल, या डी व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस कर लें आप लोग, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 आपका है कि पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से फ्रेंड्स कि त्रिस्तरीय यहाँ पे है। तो पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो 3 स्तर में विभाजित है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27 को देखें कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कितना? 25 वर्ष, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी सांसद जो बनता है उसका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो वो 25 वर्ष हो जाएगा। सवाल नंबर 28 को देखें फ्रेंड्स, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीपीसी, ठीक है। बीपीसी को क्या है? संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था, ठीक है। तो सवाल नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा बीपीसी। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो बीपीसी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखें कि लोकतंत्र के 2 रूप कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए में संसदीय और अध्यक्षात्मक, बी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, सी में राजतंत्रीय और गणतंत्रीय, और डी में संसदीय और राजा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 29 का हो जाएगा जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र के 2 रूप कौन कौन है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 आपका है फ्रेंड्स कि लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ? तो गेस करें फ्रेंड्स, सवाल नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? सवाल एक बार फिर से पढ़ें कि लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सशक्त करा है, ठीक है, और अधिक सशक्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ था? तो 2013 में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 31 को देखिए, भारत समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है, क्या नाम रखा गया है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रमन सागर पर्वत। एक बार फिर से सुने प्रश्न फ्रेंड्स कि भारत समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिमी में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? तो रमन सागर पर्वत रखा गया है। सवाल नंबर 32 को देखिए कि बोडो निवासी, ठीक है, बोडो निवासी कहाँ के बोडो निवासी हैं फ्रेंड्स? गेस करें। सवाल नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? बोडो निवासी है जो कहाँ के हैं? तो सवाल नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गारो पहाड़ी के, ठीक है, गारो पहाड़ी के निवासी को बोडो निवासी कहा जाता है। तो सवाल नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 33 को देखें, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो कितना घंटा का अंतर पाया जाता है फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से सबको पता होगा। तो 5.5 घंटा के अंतर पाया जाता है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 11/2, ठीक है फ्रेंड्स, 11/2 घंटा यानी 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। तो सवाल नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए
हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 34 को देखिए। सवाल नंबर 34 है कि आम्र वर्षा संबंधित है आमों की बौछार से, आम का टपकना से, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से, या आम की फसल से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में बताता हूँ। जो आम्र वर्षा है फ्रेंड्स, तो आम वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा का फुहारा है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आम की फसल अच्छी होती है, ठीक है। तो ये संबंधित हो जाएगा इसके अनुसार से फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आम्र वर्षा संबंधित है तो आम की फसल से, यानी कि आम्र वर्षा से क्या होती है, आम की फसल अच्छी होती है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है फ्रेंड्स, जो प्रैक्टिस सेट है उसका। तो सवाल नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 को देखते हैं। सवाल नंबर आपका 35 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करें। तो सवाल नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिवेणी नहर से, ठीक है। याद रखिएगा, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो त्रिवेणी नहर से होती है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। तो सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, गेस करें फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सिंदरी हो जाएगा, ठीक है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो सिंदरी में स्थापित किया गया था। सवाल नंबर 37 को देखिए। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो हाजीपुर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो आपका बिहार में स्थित है। सवाल नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 38 को देखें कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। देखिए इस टाइप का एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 39 को देखें कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। क्या है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। तो सवाल नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। याद रखिएगा 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। सवाल नंबर है आपका 40 का फ्रेंड्स कि टीन मिलता है, टीन किससे मिलता है फ्रेंड्स, गेस करें। तो देखिए प्लेसर निक्षेपों के द्वारा टीन प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 40 का। सवाल नंबर 41 को देखें। सवाल नंबर 41 है कि किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा प्रजाति कौन सा है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गेस करें राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काकेसियाई, ठीक है। सवाल एक बार फिर से सुने कि किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो काकेसियाई प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए सवाल नंबर 42 से देखिए फ्रेंड्स, आपका सुमेलित करने के लिए दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सवाल नंबर 42 है, देखिए फॉन, सिमुम, सेंटाएना और जोंडा, ये क्या है फ्रेंड्स, वहाँ चलने वाली हवा का नाम है। तो कहाँ पर कौन चलता है फ्रेंड्स, इसके बारे में देखिए, सुमेलित करिए। तो सवाल नंबर आपका जो 42 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सुमेलित बता रहा है, आप सुमेलित कर लिए। ए का क्या होगा फ्रेंड्स, तो ए का 4 होगा। फॉन है जो कहाँ चलता है, तो आल्पस पर, ठीक है, आल्पस पर्वत हो गया फ्रेंड्स। उसी तरह से बी का हो गया 2 हो गया, यानी सिमुम कहाँ चलता है, तो कुर्दिस्तान में चलता है। उसके सी का हो गया 3 फ्रेंड्स, यानी सेंट एना है जो कहाँ चलता है, तो कैलिफोर्निया में चलता है। सब याद कर लिया फ्रेंड्स, सेंट एना कहाँ चलता है, कैलिफोर्निया में चलता है। अब बच गया फ्रेंड्स आपका जोंडा, ठीक है, यानी डी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कहाँ, अर्जेंटीना, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार फिर से रिपीट कर लें, फॉन है जो हवा कहाँ चलती है, तो आल्पस पर्वत पर हो गया फ्रेंड्स। सिमुम कहाँ चलती है फ्रेंड्स, तो आपका कुर्दिस्तान में चलती है फ्रेंड्स। उसके बाद में सेंटाएना कहाँ चलता है, तो कैलिफोर्निया में चलता है। और जोंडा है जो कहाँ चलता है, तो अर्जेंटीना में चलता है, ठीक है। तो सभी को याद कर ले फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 43 को देखें। सवाल नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर आपसे पूछा जा रहा है। तो 43 का देखिए, विक्रय कर है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है फ्रेंड्स, उत्पाद कर भी नहीं है, मनोरंजन कर भी, ये सभी है जो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। जब आपका धन कर है जो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 43 का है जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, धन कर है जो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। चलिए सवाल नंबर 44 को देखें। 44 को, निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है। कौन सा कर है जिसे केंद्र सरकार नहीं वसूलती है फ्रेंड्स, तो गेस करें सवाल नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए व्यावसायिक कर है जो आपका केंद्र सरकार वसूल नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कर है जो केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। आयकर, सीमा कर और उत्पाद शुल्क है जो केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है, जबकि जो व्यावसायिक कर होता है वह केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 45 को देखें कि ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। कब किए गए थे वही पूछा जा रहा है कि ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में कितने 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे, तो कब किए गए थे। सवाल नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1975 ईस्वी में किए गए थे। सवाल नंबर 46 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा जा रहा है, तो कौन होगा। अभी भी इससे संबंधित एक सवाल देखें फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 46 का हो जाएगा फ्रेंड्स, जो आय कर है वो क्या है, प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी आपका मनोरंजन कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, ये सभी है जो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, जबकि आय कर है जो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 47 को देखिए, बिक्री कर का उदाहरण है। तो बिक्री कर का उदाहरण कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष कर है जो बिक्री कर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि बिक्री कर है, अप्रत्यक्ष कर है जो बिक्री कर का उदाहरण है। सवाल नंबर 48 को, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 48 को देखिए। सवाल नंबर 48 आपका है कि भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली है, कौन सा है जो इसमें भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे संबंधित 2-3 प्रश्न मैं बताता हूँ। एक तो फ्रेंड्स कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। और भारत में जो हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स, कब हुआ था, तो आपका 1966 में, याद रखिएगा। और किस फसल में फ्रेंड्स, तो गेहूं के फसल में हुआ था। तो देखिए जो पतंग नगर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पतंग नगर है जो क्या है, तो पतंग नगर है जो फ्रेंड्स एक कृषि विश्वविद्यालय है, जिसका भारत में हरित क्रांति के लाने में बहुत बड़ा योगदान था। यही कारण है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पतंग नगर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पतंग नगर क्या है, कृषि विश्वविद्यालय है। सवाल नंबर 49 को देखिए कि NAFED संबंधित है, किससे संबंधित है। तो सवाल नंबर जो 49 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक, कृषि विपणन से संबंधित है। याद रखिए फ्रेंड्स, NAFED संबंधित किससे, तो कृषि विपणन से है। सवाल नंबर 50 को देखिए। सवाल नंबर 50 आपका है कि किसी फॉर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। किसी फॉर्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो सवाल नंबर 50 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भूमि राजस्व है जो नहीं शामिल है। किसी फॉर्म के चल लागत पूंजी में भूमि राजस्व शामिल नहीं है, बाकी उर्वरक, बीज और सिंचाई जल सभी है जो शामिल है। चलिए सवाल नंबर 51 को देखें, 51 नंबर सवाल को कि सूक्ष्म लघु एवं मध्य विकास अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम विकास अधिनियम, जिसे MSMED कहा जाता है, कब पारित हुआ था। तो जो सवाल नंबर 51 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2006 में पारित हुआ था। चलिए सवाल नंबर 52 को देखें कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न इकोनॉमी से पूछा जाएगा आपको, तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जोखिम पूंजी किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी को जोखिम पूंजी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, याद करें जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी को जोखिम पूंजी कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 53 को देखें। सवाल नंबर 53 है फ्रेंड्स कि निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है, यानी कौन सा सुमेलिन है जो इसमें जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो सवाल नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा है जो हरियाणा में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यह है जो गलत है। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल है जो गुजरात में सही है, और रोपड़ है जो भी आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल उठता है कि कालीबंगा कहाँ है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, गेस करें कहाँ है, तो कालीबंगा है जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। सवाल नंबर 54 को देखिए। सवाल नंबर 54 है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? ठीक है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो सवाल नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा जाता था उसे? समाहर्ता कहा जाता था। चलिए सवाल नंबर 55 को देखें। सवाल नंबर 55 है कि अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ठीक है फ्रेंड्स, गेस करें कि गुप्त काल में कौन सा मुद्रा चलाया जाता था? तो सवाल नंबर 55 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दिनार है जो गुप्तकालीन मुद्रा का उदाहरण है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 56 को देखें। सवाल नंबर 56 है फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो देखिए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? तो हम्पी में। याद रखिए फ्रेंड्स, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है। सवाल नंबर 57 को देखिए। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर पता होना चाहिए सबको फ्रेंड्स। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि ये लोग मातृ पूजा में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। चलिए सवाल नंबर 58 को देखिए। अलादीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलादीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा है जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो सवाल नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक। ठीक है। सवाल नंबर 59 को देखें कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन था फ्रेंड्स? गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका दसवंत। ठीक है, मुगल सम्राट के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत था। चलिए सवाल नंबर 60 को देखें। सवाल नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? गेस करें फ्रेंड्स, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। किसने? तो हाजी बेगम ने। चलिए सवाल नंबर 61 को देखिए। सवाल नंबर 61 है मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? ठीक है, तो मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था फ्रेंड? तो सवाल नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगान निर्धारण करने का तरीका था। ठीक है, लगान निर्धारण का एक तरीका था। बंटाई का क्या अर्थ हुआ फ्रेंड्स? लगान निर्धारण का तरीका। चलिए सवाल नंबर 62 को देखें। दीवाने को ही किससे संबंधित है? ठीक है फ्रेंड्स, किस शासक से संबंधित है? गेस करना है आपको। तो देखिए दीवानी को ही जो संबंधित है आपका मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक। सवाल नंबर 63 को देखिए। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था। बहुत ही फेमस सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो गुरु रामदास ने किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 64 को देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सवाल एक बार फिर से देखें सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सवाल नंबर 64 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। सवाल नंबर 65 को देखें कि शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि कौन थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? शारदा मणि। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? तो शारदा मणि नाम था। चलिए सवाल नंबर 66 को देखते हैं। सवाल नंबर 66 है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, किसने किया था फ्रेंड्स? ये भी देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ प्रश्न है फ्रेंड्स जो नहीं जानते हैं, ये सब टिपिकल प्रश्न है, इसको आप नोटबुक में लिख लें और 2-4 बार पढ़ लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। सवाल नंबर 67 को देखें। सवाल नंबर 67 है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो जब शिवाजी मुगल के कैद से भाग रहे थे फ्रेंड्स, तो कहाँ पर कैद किया गया था शिवाजी को? तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगरा में उसको कैद करके रखा था। ठीक है, कहाँ? आगरा में। चलिए सवाल नंबर 68 को देखें। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
इस सब प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, जो नहीं जानते हैं उसको कॉपी में नोट कर लें और एग्जाम से जाने से पहले 2 बार जरूर देख लें। सवाल नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। क्या था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। सवाल नंबर 69 को देखिए, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, किनको कहा जाता था? भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता था? भीकामा जी, रुस्तम कामा को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 70 देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो किसने हराया था फ्रेंड्स? तो अफगानों ने हराया था। ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें अफगानों ने मराठों को हराया था। ठीक है, सवाल यह है फ्रेंड्स कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो अफगानों ने हराया था। सवाल नंबर 71 को देखें कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें 71 का राइट आंसर क्या होगा? तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 72 को देखें। 72 का है फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने जनजातीय लोगों के ऋण को माफ करने की घोषणा की है? ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के सरकार ने जनजातीय लोगों के ऋण को माफ करने की घोषणा की है। सवाल नंबर 73 को देखिए, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए करंट अफेयर से प्रश्न है कि सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक सबसे बड़ा देश पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 73 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अपना भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भारत है। ठीक है, एक बार सवाल फिर से सुने, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन है? तो भारत है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 का देखें, सीबीआई का प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुधा रानी रेलंगी को नियुक्त किया गया है। सीबीआई का प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर सुधा रानी रेलंगी। सवाल नंबर 75 को देखें। 75 फ्रेंड्स कि किस आईआईटी ने मूत्र को रिसाइकल करने के लिए सिस्टम को डिजाइन किया है? तो कहाँ का किसने किया है फ्रेंड्स, गेस करें। किस आईआईटी ने मूत्र को रिसाइकल करने के लिए सिस्टम को डिजाइन किया है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास ने किया है। सवाल नंबर 76 को देखिए, भारत ने 5 वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण स्टेटस को बढ़ावा देने के लिए CITES में प्रस्ताव दिया है। CITES का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, गेस करें। तो सवाल नंबर 76 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, CITES का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। सवाल नंबर 77 को देखें कि महाराष्ट्र में सड़क अधोसंरचना सुधार परियोजना के लिए किस संगठन ने $200 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? कौन सा संगठन ने फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक ने $200 मिलियन की मंजूरी दी है। चलिए सवाल नंबर 78 को देखें। सवाल नंबर 78 है कि खादी व ग्राम उद्योग आयोग ने हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लेदर मिशन लॉन्च किया है? तो लेदर मिशन लॉन्च किया है फ्रेंड्स, किसने किया है, किस जिले में किया गया है? तो 78 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। सवाल एक बार फिर से सुने कि खादी व ग्राम उद्योग आयोग ने हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लेदर मिशन लॉन्च किया गया है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में लेदर मिशन लॉन्च किया गया है। सवाल नंबर 79 को देखें कि किस देश ने भारत को अवैध नशीली दवा उत्पादन व पारगमन वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो किसने देश ने शामिल किया है फ्रेंड्स? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने किया है। सवाल नंबर 80 को देखें। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 80 को देखें कि भारत की पहली क्लिनिकल इकोटॉक्सिकोलॉजी फैसिलिटी को किस शहर में लॉन्च किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में लॉन्च किया गया है। सवाल एक बार फिर से सुने, भारत की पहली क्लिनिकल इकोटॉक्सिकोलॉजी फैसिलिटी को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। सवाल नंबर 81 को देखें, किस भारतीय पहलवान ने तिबिलिसी, ठीक है फ्रेंड्स, तिबिलिसी ग्रैंड पिक्स में 65
किलोग्राम भारत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो सवाल नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजरंग पूनिया ने। किसने? तो बजरंग पूनिया ने। सवाल नंबर 82 को देखें कि हैदराबाद ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष युगल वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सौरभ वर्मा ने जीता। चलिए सवाल नंबर 83 को देखें कि भारतीय सेना ने किस स्थान पर मिशन रीच आउट लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि भारतीय सेना ने किस स्थान पर मिशन रीच आउट लॉन्च किया है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू में। कहाँ? जम्मू में। सवाल नंबर 84 को देखें कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA का पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी चंद्रिमा साहा। कौन है? चंद्रिमा साहा। चलिए सवाल नंबर 85 को देखें कि डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो 85 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राजदीप सरदेसाई को। फिर से सुने फ्रेंड्स, डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो राजदीप सरदेसाई को दिया गया है। चलिए सवाल नंबर 86 को देखें। सवाल नंबर 86 है, भारत का पहला स्वास्थ्य केंद्रित क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स का कि भारत का पहला स्वास्थ्य केंद्रित क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सवाल नंबर 87 को देखें कि एशियाई उपमहाद्वीपों में मोस्ट विजिटेड संग्रहालय कौन सा है? एशियाई उपमहाद्वीपों में वो मोस्ट विजिटेड संग्रहालय कौन सा है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, विरासत ए खलासा। क्या है? विरासत ए खलासा। सवाल नंबर 88 को देखें कि क्लाउड टेक्नोलॉजी के लिए रिलायंस जियो ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो देखिए, क्लाउड टेक्नोलॉजी के लिए रिलायंस कंपनी ने किससे साझेदारी की है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी माइक्रोसॉफ्ट से साझी की है। किससे? तो माइक्रोसॉफ्ट से। चलिए सवाल नंबर 89 को देखें कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो गेस करें फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 89 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जा रहा है तो 12 अगस्त हो जाएगा। चलिए हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 90 को देखें कि किस क्रिकेट बोर्ड ने ट्रांसजेंडर तथा लैंगिक विविधता नीति लॉन्च की है? तो गेस करें फ्रेंड्स, कौन सा क्रिकेट बोर्ड ने ट्रांसजेंडर तथा लैंगिक विविधता नीति लॉन्च की है? तो सवाल नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने ट्रांसजेंडर तथा लैंगिक विविधता नीति की लॉन्च की है। चलिए सवाल नंबर 91 को देखें कि महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च 1916 को डुमराव नगर यानी बक्सर जिला में इनका हुआ था। याद रखिए फ्रेंड्स, महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 21 मार्च 1916 को डुमराव नगर बक्सर जिला में यह हुआ था। सवाल नंबर 92 को देखिए, कौन नदी बिहार का शोक कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सवाल नंबर 93 को देखें कि महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था फ्रेंड्स? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमरुद्दीन खां। कमरुद्दीन खां। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो बिस्मिल्लाह खां हैं उनका असली नाम क्या था? तो कमरुद्दीन खां उनका असली नाम था। सवाल नंबर 94 को देखिए, महंत रामशरण दास पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। महंत रामशरण दास पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, समस्तीपुर जिला में यह स्थित है। कहाँ? तो समस्तीपुर जिला में। सवाल नंबर 95 को देखिए, मीर कासिम ने 1716 ईस्वी में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? तो मीर कासिम ने 1716 ईस्वी में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थापित किया था फ्रेंड्स? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर किया था। कहाँ? मुंगेर। चलिए सवाल नंबर 96 को देखते हैं कि मीरतुल अहवाल किसकी रचना है?
मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला बहबहानी की रचना है। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहबहानी की रचना है। सवाल नंबर 97 को देखें, बुद्ध ने किस नदी के किनारे प्रव्रज्या यानी संन्यास धारण किया? तो गेस करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, बुद्ध के जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था फ्रेंड्स वो निरंजना यानी फल्गु नदी के, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है बुद्ध ने किस नदी के किनारे संन्यास धारण किया था? तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अनोमा नदी के किनारे बुद्ध ने संन्यास धारण किया था। कौन सा नदी? तो अनोमा नदी। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 98 को देखें कि मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण मेगास्थनीज की इंडिका में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, इंडिका किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है, जिसमें नगर प्रशासन हेतु 5-5 व्यक्तियों की कितनी समितियों का विवरण है? तो सवाल नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 6 समितियों का विवरण है। एक बार सवाल फिर से सुने कि मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण मेगास्थनीज की इंडिका में है, जिसमें नगर प्रशासन हेतु 5-5 व्यक्तियों की कितनी समितियों का विवरण है? तो 6 समितियों का विवरण है। सवाल नंबर 99 को देखें कि मौर्य की राजकीय मुद्रा क्या कहलाती थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। तो 99 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मौर्य की राजकीय मुद्रा पण कहलाती थी। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी आबादी बिहार से अधिक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि कौन कौन सा राज्य है जिसका आबादी बिहार से अधिक है? तो सवाल नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र की जो आबादी है बिहार से अधिक है फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं आपको एग्जाम तक कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।